Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am your mentor अनुज कुमार और गाइज आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी से काफ़ी अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आज हम करेंगे ओरिजिन ऑफ आवर अर्थ। ओरिजिन ऑफ आवर अर्थ से रिलेटेड हम काफ़ी सारी थ्योरीज आज देखेंगे और फिर हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए दो मॉड्यूल लेके आया, दो इनोवेटिव कोर्स लेके आया, वो आज हम देख लेते हैं कौन कौन से। पहले सबसे पहले यूपीएससी पंचामृत 2020। यूपीएससी पंचामृत 2020 इसके अंदर आपको 5 मॉड्यूल्स मिलते हैं। एक है ओडब्ल्यूसी सीरीज़ ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, जिसमें आपको 200 से ज़्यादा ऑफिशियल वेबसाइट कवर कराई जाएंगी विद हैंड रिटन नोट्स एंड मैप्स। सेकेंड इज़ B2M सीरीज़। B2M सीरीज़ में गाइज आपको काफ़ी सारे मैप प्रोवाइड करे जाएंगे, 500+ मैप्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड द थर्ड इज़ NCERT माइंड मैप्स। हमने NCERT को माइंड मैप्स की फॉर्मेट में चेंज कर दिया जिससे कि उसका रिवीजन काफ़ी इजी हो जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए NCERT कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसका रिवीजन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड गाइज हमारा फोर्थ मॉड्यूल है कार्टोग्राफी या करंट कैप्सूल। कार्टोग्राफी या करंट कैप्सूल यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन अब सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो और ये जो आपके लिए करंट कैप्सूल्स है ये स्पेशली यूपीएससी को फोकस में रख के ही बनाए गए हैं। एंड गाइज हमारा लास्ट मॉड्यूल है इसमें, फिफ्थ मॉड्यूल यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स। यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स में आपकी स्टैटिक जीके कवर कराई जाएंगी पूरी। एंड इसके अंदर जो आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे और ये भी आपका यूपीएससी को फोकस में रख के पूरे बनाए गए हैं। ठीक है गाइज, और इस पूरे मॉड्यूल में, इस पूरे कोर्स के आपको 30 क्वेश्चंस की गारंटी मिलती है, रिटर्न गारंटी। नहीं तो अगर आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस नहीं आते तो आपके मनी रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, और गाइज़ ये आपको सिर्फ 3999 में अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी इसको ख़रीदिए और अपने क्वेश्चंस को लॉक करिए। और गाइज़ हमारा सेकंड कोर्स है संपूर्ण यूपीपीएससी 60 डेज़ क्रैश कोर्स। संपूर्ण यूपीपीएससी 60 डेज़ क्रैश कोर्स जिसमें आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी मिलती है। कितने क्वेश्चंस की? 90 क्वेश्चंस की। एंड आपको पता ही होगा कि यूपी के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस में से आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कोर्स आपको 4999 में मिल जाता है। तो गाइस जल्दी से ख़रीदिए इसको और अपनी जल्दी से बाय करिए और अपने क्वेश्चंस को लॉक करिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं आज के अपने लेक्चर पे। जैसा कि मैंने बताया आज हम ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इन थ्योरीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ की। ओरिजिन ऑफ अर्थ में सबसे पहले हमने जो भी सारी थ्योरीज़ हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, उन सबको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है ओपन सिस्टम और सेकंड है क्लोज सिस्टम। क्या होता है अब ये? ओपन सिस्टम में आती है हमारी कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी एंड जो क्लोज सिस्टम है उसमें आती है नॉन कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। अब ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है? तो गाइस ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि कोई बाहर से इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि किसी और चीज़ के थ्रू हमारा जो भी ये सोलर सिस्टम है, हमारी जो अर्थ है वो फॉर्म हुई है, वो सारी थ्योरीज आती है हमारे ओपन सिस्टम में। एंड क्लोज सिस्टम में वो सब आता है जिसमें बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होता, सिर्फ अंदर की ही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बाकी सारी फोर्स जो नॉर्मल फोर्स होती है वही यूज़ होके हमारी जो यूनिवर्स है वो फॉर्म हुआ है, हमारा जो अर्थ है वो फॉर्म हुई है, वो सारी थ्योरीज आती है क्लोज सिस्टम में। क्लियर है? ओपन सिस्टम मतलब जिसमें कि बाहर से इंटरफेरेंस होता है, वो खुला हुआ है तो बाहर से इंटरफेरेंस हो रहा है। क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम मतलब कि वो बंद है पूरा, बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अंदर की ही जो भी फोर्सेस है उसके थ्रू ये सारी थ्योरीज आ रही है। ठीक है, उसके थ्रू ही सब कुछ बन रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? तो अब हम देखते हैं हमारी कितनी थ्योरीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की, जिसमें हमारी कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज़ आती है। इसमें सबसे मेन जो हमारी थ्योरी है वो है इसमें हमारी ये 5 थ्योरीज़ आती है। सबसे पहले है डायनामिक एनकाउंटर थ्योरी, जिसको हम कोलिजन थ्योरी भी बोलते हैं।
ये सबसे पहली थ्योरी थी। जो सबसे पहले थ्योरी आई थी वो थी डायनेमिक एनकाउंटर थ्योरी, जिसको हम कोलिजन थ्योरी भी बोलते हैं। सबसे पहले आई थी ये थ्योरी। इस थ्योरी, और गाइज ये वो नाम है जिन्होंने इन थ्योरीज़ को दिया है। ये सारे जो राइट में आपके नाम दिख रहे हैं, ये सब नाम है कि ये थ्योरीज़ किसने प्रोवाइड करी है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से कि बताइए प्लानिटेजिमल थ्योरी किसने दी है, डबल स्टार थ्योरी किसने दी है, नेब्यूला थ्योरी किसने दी है। मैचिंग के लिए आ जाते हैं, चार थ्योरीज़ दिए होते हैं और 4 नाम दिए होते हैं, आपको मैच करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस इस सेक्शन से बहुत आसानी से देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ से अपने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अच्छे से तैयारी। सबसे पहले देखते हैं डायनामिक एनकाउंटर थ्योरी, जिसको कॉम्टे बॉफन ने दिया है। ठीक है, कॉम्टे बॉफन ने इस थ्योरी को दिया है। और गाइस यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क करी हुई है थ्योरीज़, वो सारी थ्योरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बाकी जो ब्लैक से लिखी हुई है ये सब थ्योरीज़, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनके बस आप यही याद रख लो कि ये थ्योरीज़ किन्होंने दी है, किसने प्रोपाउंड करी है ये थ्योरीज़। एंड द सेकंड थ्योरी इज़ गैसियस टाइडल थ्योरी, जिसको दिया है जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी ने। थर्ड इज़ प्लैनेटिज्मल थ्योरी। प्लैनेटिज्मल थ्योरी दी है टी.सी. चैम्बरलिन ने एंड F.R. मोल्टन ने। ओके, एंड द फोर्थ इज़ डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी में हम 2 स्टार्स लेते हैं, इसलिए इसका नाम डबल स्टार थ्योरी है। इसको दिया है लेटन एंड रसेल ने। एंड द फोर्थ इज़ सुपरनोवा थ्योरी। सुपरनोवा थ्योरी दी है फ्रेड हॉय ने। गाइस, ओपन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी डबल स्टार थ्योरी एंड प्लैनेटिज्मल थ्योरी। ये दोनों थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डीप में पढ़ेंगे अभी आगे। और सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है क्लोज सिस्टम, जिसमें आती है नॉन कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज। नॉन कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बोलते हैं मतलब कि सबसे माने जाने वाली थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी, वो नेबुलर थ्योरी है, जिसको किसने दिया है? इमैनुअल कांट एंड लैपलेस ने दिया है। सबसे पहले बेसिकली इमैनुअल कांट ने ही दी थी, इसके बाद सेम थ्योरी को रिवाइज किया था लैपलेस ने, जिसमें उन्होंने फिर अपनी थ्योरी आगे प्रोपाउंड करी। तो गाइस, फिर इसके बाद आती है सेकंड थ्योरी इस सिस्टम में, डस्ट क्लाउड थ्योरी, वॉन विट्ज़कर ने, एंड देन प्रोटोप्लैनेट थ्योरी, एंड देन इसके बाद है मेटोरिक थ्योरी। ओके, इसके बाद है मेटोरिक थ्योरी। क्लोज सिस्टम में कौन कौन सी थ्योरीज है? नेबुलर थ्योरी, डस्ट क्लाउड थ्योरी, प्रोटोप्लैनेट थ्योरी एंड मीटियोरिक थ्योरी। क्लियर है सबको? एंड द सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? वो है नेबुलर थ्योरी। सिर्फ क्लोज सिस्टम में नहीं, सारी की सारी थ्योरीज में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है नेबुलर थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। जैसे कि अगर हम यूनिवर्स की बात करी थी हमने लास्ट लेक्चर में, यूनिवर्स में क्या था गाइस? सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी थी? सबसे माने जाने वाली साइंटिफिक थ्योरी जो बोलते हैं वो कौन सी थी? बिग बैंग थ्योरी थी। याद है? बिग बैंग थ्योरी थी, याद है सबको या भूल गए? ठीक है, तो हमने देखा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, जिसमें हम इन्हें इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्लोज सिस्टम की ही देखते हैं थ्योरीज, नेबुलर थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोज सिस्टम थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास आती है नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, जैसे कि आपको बताया अभी, और इसको किसने दिया? इमैनुअल कांट एंड लैपलेस ने इसको प्रोपाउंड किया। ठीक है, तो गाइज ये जो थ्योरी है ये हम इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये थ्योरी हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका इवोल्यूशन होता है, स्टेप वाइज ये हमें सब कुछ बताती है। एंड ये जो थ्योरी है ये बताती है कि कैसे हमारे प्लैनेट फॉर्म हुए और कैसे स्टार फॉर्म हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको नेब्यूलर के बारे में बता दूं। नेब्यूलर, इसमें हम नेब्यूला की बात करते हैं। नेब्यूला, और नेब्यूला मतलब क्या होता है? नेब्यूला एक डिस्क लाइक शेप होती है, डिस्क लाइक शेप ऑफ मास ऑफ गैस। गैस का काफ़ी ज़्यादा मास होता है, एक क्लाउड होता है, उसका शेप जो होती है वो डिस्क लाइक बन जाती है, उसको हम बोलते हैं नेबुला, इसीलिए इसका नाम है नेबुलर थ्योरी। इसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 क्या बोलता है? स्टेप 1 बोलता है कि एक बहुत ही बड़ा गैस का क्लाउड था जब हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा गैस का क्लाउड था जो कि पूरे इंटरस्टेलर में फैला हुआ था। इंटरस्टेलर वो एरिया होता है का जो तारों के बीच का एरिया होता है, जैसे कि जो दो तारों के बीच के एरिया को बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, दो तारों के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। और ये जो स्पेस होता है बहुत बड़ा होता है, हमारे सोलर सिस्टम से बहुत बड़ा ये स्पेस होता है। इतना बड़ा ये क्लाउड था, ठीक है, गैसियस क्लाउड था। एंड गैस इसमें कौन सी होगी गाइज, जो आपको बताई थी? ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, स्टेप 1 बोलता है देयर इज़ अ जाइंट मॉलिक्यूलर गैस क्लाउड। ये है जाइंट मॉलिक्यूलर गैस क्लाउड जिसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, विच इज़ इंटरस्टेलर एंड परमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जिसके अंदर हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है। और गाइज इसका जो टेम्परेचर है, स्टार्टिंग में ये कहा गया है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है, कोल्ड क्लाउड है ये। ठीक है, अभी इसमें कोई हीट नहीं है, ये कोल्ड है और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है कि ये जो क्लाउड है इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है तो जो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा होने लगेंगे। एक जगह इकट्ठा होंगे मतलब कि अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कोल्ड क्लाउड है, तो बाहर फेंकने वाला फोर्स कम होगा, बाहर फेंकने वाला फोर्स कम है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, खींचते रहेंगे। ठीक है, ऐसे खींचेंगे तो एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो ये क्या आएगा, घूमने लगेंगे। एंगुलर मोमेंटम आए तो मतलब ये घूमने लगेंगे, घूमने लगेंगे तो क्या होगा, एक डिस्क फॉर्म हो जाएगी। अब ये जो बड़ा सा क्लाउड था इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक डिस्क फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्क ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं तो ये क्या होएगा, डिस्क फॉर्म हो जाएगी। और बीच में से क्या होगा, फिर इसके बीच में से, बीचों बीच में से एक तारा निकलेगा, अभी स्टार निकलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं हम। जो हमारा सन है वो इसके बीच में से निकलेगा, स्टार निकलेगा। और जो मटेरियल बच जाएगा वो इधर उधर फैल जाएगा और हमारे एस्टेरॉइड, प्लैनेट्स, ये सब उसमें से बनेंगे। ठीक है, ओके। और जो भी बच जाएगा उसमें से क्या बनेगा, हमारे प्रोटोप्लैनेट्स बनेंगे। प्रोटोप्लैनेट्स से क्या, फिर प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे से मिल मिल के क्या बनेंगे, हमारे प्लैनेट्स फॉर्म होंगे। जो बच जाएंगे वो एस्टेरॉइड बेल्ट में रहेंगे और कुछ मून्स भी बनते हैं। ठीक है, वो सब इन्हीं से बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 भी वही है कि एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है, अंदर की ओर खींचता है सब कुछ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पुल्स द क्लाउड इनटू अ डिस्क। ठीक है, स्टेप 4 क्या बोलता है, डिस्क बिगेन टू रोटेट, ये रोटेट होने लगती है डिस्क। और क्या होता है, और इसकी रोटेशन, हाँ रोटेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी रोटेशन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और तभी यूनिवर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करती है। इवन हमारी अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। और गाइस आप मेरे को बताओ कौन से 2 प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में करवाया आपको। ठीक है, स्टेप 5 मैटर रोटेट्स कोलैप्स। मैटर क्या होएगा, ये सारे रोटेट करने लगेंगे, एक दूसरे के आसपास आएंगे, टूटने लगेंगे सब कुछ। और फिर क्या होएगा, एक प्रोटोस्टार बीचों बीच फॉर्म हो जाएगा। बीचों बीच एक प्रोटोस्टार फॉर्म हो जाएगा जिसको बोलते हैं सन। क्लियर है, बीचों बीच एक प्रोटोस्टार फॉर्म हो जाएगा और बाकी जो मैटर होगा वो इसके इधर उधर घूमता रहेगा। ठीक है, दिस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क इवॉल्व्स इनटू अ प्लैनेटरी सिस्टम। ये क्या है, ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है ये, जो बाद में अपने इसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स है, काफ़ी सारा मैटर है इसमें, जो बाद में
प्लैनेट्स की शेप ले लेता है, और ये काफ़ी टाइम लगता है इसको लेने, इन सब चीज़ों को करने में बहुत लंबा टाइम लगता है ये सब करने में। एंड जो रिंग्स ऑफ मैटर इज सेपरेटेड फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन, और ये भी बोला जाता है कि ये जो रिंग्स ये फॉर्म हुई है ये इक्वेटोरियल प्लेन जो है उससे सेपरेट हुई है, ठीक है। और गाइज ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बोलती है कि ये जो सन वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल कोलैप्स, सन जो है वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से फॉर्म हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ग्रेविटी की वजह से ये सब कुछ मॉलिक्यूल अंदर आने लग गए, अंदर आए तो मैटर पूरा रोटेट होने लग गया, रोटेट फिर मैटर का क्या हुआ, वो कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया तो प्रोटोस्टार फॉर्म हुआ, ठीक है। प्रोटोस्टार फॉर्म हुआ, प्रोटोस्टार से फिर हमारा सन इवॉल्व हुआ, ठीक है। क्लियर है सबको। और गाइज इसमें बहुत टाइम लगता है, एक स्टार फॉर्म होने में करीब 1 मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है। 1 मिलियन ईयर मतलब कि 10 लाख साल का टाइम लगता है एक स्टार फॉर्म होने में। और हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है उसको इवॉल्व होने में कितना टाइम लगा, जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है उसको इवॉल्व होने में टाइम लगा है 1 से 10 करोड़ साल। स्टार फॉर्म होने में टाइम लगा 10 लाख साल, और प्लानिटरी सिस्टम इवॉल्व होने में टाइम लगा 1 से 10 करोड़ साल, और जो कि आपने अभी 10 मिनट में पढ़ लिया, ठीक है। क्लियर है सबको, आपने 10 मिनट में ये पढ़ लिया, लेकिन इन सब को होने में कितना टाइम लगा, करीब 10 करोड़ साल। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये अब यहाँ से थ्योरीज आ जाती है आपकी, ओपन सिस्टम थ्योरीज। ये सारी थ्योरीज है ओपन सिस्टम थ्योरीज, जिसमें सबसे पहले है डायनेमिक एनकाउंटर थ्योरी या फिर कोलिजन थ्योरी। इसको जैसे कि अभी आपने पहले देखा कि ये किसने प्रोपाउंड करी है, ये कॉमेट बुफोन ने दिया ये थ्योरीज, ओके। ये प्रपोज करी है कॉमेट बुफोन ने। इस थ्योरी में इन्होंने कुछ नहीं कहा, इस थ्योरी में इन्होंने कहा है कि पहले से एक सन प्रेजेंट है, मान लीजिए ये हमारा सन, और एक कॉमेट आया और दोनों कोलाइड कर गए। तो क्या हुआ, ये कॉमेट को तो सन ने अपने अंडर ले लिया, लेकिन सन से कुछ मटेरियल जो है वो बाहर निकल गया, कोलिजन की वजह से कुछ मटेरियल बाहर निकल गया, और ये इस मटेरियल ने आपके सारे प्लैनेट्स बनाए, एस्टेरॉइड्स बनाए, ये सब उसमें चेंज हो गया। ये थ्योरी ये बोलती है साफ सीधी, मतलब कि अगर मैं वैसे बात करूँ थोड़ा लिटरल मीनिंग में, तो ये थ्योरी ये बोलती है। आगे हम देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। सबसे पहले फर्स्ट सजेस्ट करी थी ये थ्योरी 1745 में, ठीक है। इट्स द ओनली थ्योरी विच टॉक अबाउट एक्चुअल नेचुरल कोलिजन की बात करती है। सबसे पहली थ्योरी थी ये जो एक्चुअल नेचुरल कोलिजन की बात करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच इज़ अ कॉमेट एंड अ सन, ठीक है। एंड ये मटेरियल्स डेट मेक अप प्लैनेट्स इज़ मेड अप ऑफ सन। ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि जो भी हमारे प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स वगैरह है वो सब सन के मटेरियल से बनी हुई है। ये पहली थ्योरी है जो ये सब बोलती है, जो ये सब दावा करती है, ठीक है। और ये नीचे आपको ये इसका ये प्रोसेस दिख जाएगा जो कि आपको बताया कि सन प्रेजेंट है एंड कॉमेट प्रेजेंट है, इन दोनों में कोलिजन होता है। कोलिजन होकर क्या होता है, प्लाज्मा, जो सन पे कौन सा मटेरियल होता है, सन किससे बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है, हॉट प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा बाहर छलक जाता है, तो प्लाज्मा से ही वो फिर कूल डाउन होता है, कूल डाउन होकर प्लैनेट्स का फॉर्म होता है, ठीक है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट थ्योरी समझ आई सबको। अब हम आगे चलते हैं सेकंड थ्योरी पे, गैसियस टाइडल थ्योरी। ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम प्लैनेटिज्मल थ्योरी पढ़ सकें। प्लैनेटिज्मल थ्योरी हम पढ़ सके, इसलिए हम पढ़ रहे हैं गैसियस टाइडल थ्योरी। गैसियस टाइडल थ्योरी जेम्स जीन्स ने दी है, जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी ने ये दी है 1918 में। और इस थ्योरी में ये कहा गया कि एक टाइडल वेव निकलती है एक, हाँ, जैसे कि ये बात करते हैं कि हमारा सन पहले से प्रेजेंट है, सन के पास से क्या है, एक स्टार निकलता है, ठीक है, एक स्टार पास होता है सन के पास से। तो सन के पास से एक स्टार फॉर्म पास होता है, तो सन से कुछ, सन के चारों तरफ एक डस्ट है,
डस्ट प्रेजेंट है तो सन से थोड़ा सा वो क्लाउड निकल जाता है, मटेरियल बाहर निकल जाता है लॉन्ग फिलामेंट की शेप में, ठीक है। ये ऐसे लॉन्ग फिलामेंट की शेप में ये बाहर निकल गया। तो जब ये स्टार तो बस पास होके निकल गया, अपना काम कर गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो लॉन्ग फिलामेंट है ये कूल डाउन हुआ, क्योंकि आपको पता ही है कि सन हॉट है, ये कूल डाउन हुआ। फिर ये काफ़ी सारे जैसे जैसे कूल हुआ काफ़ी सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होके क्या बना है, हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है सबको? ये थ्योरी बस इतनी ही बात बताती है। लेकिन ये थ्योरी फेल क्यों हुई, क्योंकि ये एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये क्या नहीं बता पाई, ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया, वो रोटेट एंड रिवॉल्व कैसे कर रही है, ये सब नहीं बता पाई, ठीक है। इसीलिए एक और थ्योरी आई, प्लैनेटिज्मियल थ्योरी, जो किसने दिया, टीसी चैम्बरलिन एंड एफआर मोल्टन ने दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको चैम्बरलिन मोल्टन प्लैनेटरी थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैम्बरलिन मोल्टन प्लैनेटरी थ्योरी भी बोलते हैं। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी भी सेम यही बोलती है कि ये आपका सन है, ठीक है, ये सन है, सन के पास से एक स्टार निकलता है, सन के पास से एक स्टार गुजरता है। तो क्या होता है, सन के पास से एक स्टार गुजरता है तो सन से भी, मान लीजिए ये स्टार यहाँ था, फिर ऐसे ये गुजर रहा है, यहाँ आ गया, ठीक है, ये स्टार इधर पहुँच गया, तो सन से भी कुछ मटेरियल निकला इस शेप में, और इस स्टार से भी कुछ मटेरियल निकला, और इसमें ये कहा गया कि ये जो स्टार है ये लेस डेंस है, इसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू सन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक टाइडल इरप्शन हुआ, ये मटेरियल बाहर निकला। अब क्या हुआ, ये मटेरियल बाहर निकला, फिर क्या हुआ, इसमें ये कूल डाउन हुआ इस मटेरियल का, फिर इसमें ब्रेक डाउन हुआ इस मटेरियल के, इन दोनों मटेरियल के, और ये जो सन से जो मटेरियल निकला है, ये थ्योरी बोलती है कि ये इन्होंने इनर प्लैनेट्स फॉर्म करे हैं, जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो सन से जो मटेरियल निकला उससे कौन से प्लैनेट फॉर्म हुए, इनर प्लैनेट फॉर्म हुए, और जो इस स्टार से, जो पासिंग स्टार से मटेरियल निकला है उससे फॉर्म हुए हैं आउटर प्लैनेट। क्लियर है सबको? सन से जो मटेरियल निकला है उससे बने हैं इनर प्लैनेट, एंड जो पासिंग स्टार से मटेरियल निकला है उससे बने हैं आउटर प्लैनेट। अब ये कैसे कह दिया इन्होंने, जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था कि जो इनर प्लैनेट्स हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटर प्लैनेट्स। तो ये थ्योरी यही बताती है कि जैसे कि ये स्टार है, ये जो पासिंग स्टार था इसकी डेंसिटी कम थी, तो इससे जो भी प्लैनेट्स बने वो क्या थे, वो लेस डेंस थे, और जो सन के मटेरियल से बने वो ज़्यादा डेंस है, जो वो इनर प्लैनेट्स जो फॉर्म हुए हैं, ठीक है। ओके, तो द स्मॉल मास क्विकली कूल्स टू बिकम सॉलिड बॉडी कॉल्ड प्लैनेटिज्मियल्स, ठीक है। और फिर ये जो प्लैनेटिज्मियल्स थे ये आपस में कोलॉइड हुए और आपके प्लैनेट फॉर्म किए, and the passing star material was less dense and became the outer gaseous planet, while the inner solar system material was more dense and become a terrestrial planet. क्लियर है सबको? और ये एक ओनली थ्योरी है, इट इज़ द ओनली थ्योरी जो कहती है कि अर्थ जो है वो कोल्ड है। अर्थ का जब फॉर्म हुआ है वो कोल्ड थी, लेकिन जब कि जो बाकी थ्योरीज है वो कहती है जब अर्थ फॉर्म होती है वो हॉट होती है। क्यों? क्योंकि ये बोलती है जैसे कि ये मटेरियल जो आपका निकला था सन से, ये कूल डाउन पहले ही हो गया, प्लैनेटिज्मियल्स फॉर्म हुए, फिर वो प्लैनेटिज्मियल मतलब छोटे छोटे प्लैनेट, वो उनका कॉलिजन स्टार्ट हुआ, कॉलिजन स्टार्ट होके एक बड़ा प्लैनेट बना, तो तब तक क्या हो चुका था, सब कुछ ठंडा हो चुका था। ठीक है गाइज, अब तक आपने 3 थ्योरीज देख लिया आउटर ओपन सिस्टम की। नंबर 1 इज़ डायनामिक एनकाउंटर थ्योरी। डायनामिक एनकाउंटर थ्योरी में क्या था, कॉमेट और सन का कॉलिजन होता है, ठीक है।
सेकंड इज गैसियस टाइडल थ्योरी। गैसियस टाइडल थ्योरी में क्या होता है, सन के पास से एक स्टार निकलता है और सन से कुछ फिलामेंट बाहर निकल जाता है, वो ठंडा होता है और फिर क्या होता है, ठंडा होके उसके प्लैनेट बन जाते हैं। इसके बाद आती है प्लैनेटिज्मियल थ्योरी। इसमें भी यही बोलता है कि सन से और जो पासिंग स्टार से, इसमें बस डिफरेंस ये है कि पासिंग स्टार से भी आपका फिलामेंट निकलता है, आपका मटेरियल निकलता है और उससे प्लैनेटिज्मियल्स फॉर्म होते हैं सबसे पहले, मतलब कि छोटे छोटे प्लैनेट जो कि रैंडम घूम रहे होते हैं, उनका कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता, कुछ नहीं होता। बाद में क्या होता है, उन सब में कोलिजन होता है, कोलिजन होके वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमने लगते हैं, जो जैसा कि आज का हमारा सोलर सिस्टम है वो फॉर्म हो जाता है धीरे धीरे काफ़ी टाइम बाद। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी फोर्थ थ्योरी पे, डबल स्टार थ्योरी। इसको किसने दिया है, इसको दिया है रसेल्स ने। मेन इसको रसेल्स ने दिया, लेकिन अगर इसके नाम की बात आती है तो इसको लिटल एंड रसेल्स थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बाइनरी सोलर सिस्टम की बात करी गई है। किसकी बात करी है, बाइनरी सोलर सिस्टम की। बाइनरी मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब होता है टू, जैसे कि 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, ये सब क्या होता है, ये बाइनरी चीज़ें होती है, बाइनरी नंबर। ठीक है, कि मतलब एक है तो दूसरा है। तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि सन है, सन और एक और स्टार, इसका कंपेनियन स्टार, ये दोनों बाइनरी सोलर सिस्टम में रहते हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम में रहते हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम। ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम में रहते हैं इनिशियली। फिर क्या होता है, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे एक कॉमन सेंटर के अराउंड घूम रहे होते हैं। तो क्या होता है इस थ्योरी में, अब इस थ्योरी में एक थर्ड स्टार आ जाता है, थर्ड स्टार आ जाता है जो कि जो कंपेनियन स्टार के पास से गुजर जाता है। अब कंपेनियन स्टार के पास से वो गुजर गया तो क्या होएगा, कंपेनियन स्टार को वो अपने साथ ले जाता है। अब जब ये कंपेनियन स्टार को अपने साथ ले जाएगा तो यहाँ कंपेनियन स्टार के साथ कुछ इसका फिलामेंट रह जाता है, कुछ मैटर यहीं छूट जाता है। और ये मैटर फिर क्या होता है, ये मैटर अब कूल डाउन होता है, ठंडा होता है और प्लैनेट की शेप ले लेता है। देखते हैं कि थ्योरी क्या बोल रही है। इनिशियली आवर सन वाज पार्ट ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम एंड बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग अराउंड अ कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। अ थर्ड स्टार केम अलोंग एंड पास्ड क्लोज टू द कंपेनियन स्टार, कंपेनियन स्टार के पास में से ये थर्ड स्टार पास होता है। एंड अ कंपेनियन स्टार एज अ फिलामेंट एंड देन लेटर कूल डाउन एंड फॉर्म द प्लैनेट। बाद में क्या होता है, वो फिलामेंट जो है वो कूल डाउन होता है और प्लैनेट का फॉर्म ले लेता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि ये जो हमारे प्लैनेट्स है ये सन से नहीं बने हैं। साफ सीधी बात है, आपको दिख ही रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो बोलती है कि हमारे जो प्लैनेट है वो सन से नहीं बने हैं, कंपेनियन स्टार से बने हैं, तो वो थ्योरी है डबल स्टार थ्योरी। क्लियर है। एंड इसके बाद है सुपरनोवा थ्योरी। सुपरनोवा थ्योरी सर फ्रेड हॉय ने दी प्रोपाउंड करी है, प्रपोज रखी है। इसमें क्या है, इसमें भी यही कहा गया कि सन जो है एक बाइनरी सिस्टम का पार्ट है, सन का भी एक कंपेनियन स्टार है, जो कि जैसे कि ये सन है एंड देन सन का ये कंपेनियन स्टार है, CS लिख देता हूँ मैं इसको। अब ये जो कंपेनियन स्टार था इसकी लाइफ ख़त्म हो गई एंड इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया। सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो जो भी इसका सारा मैटर था वो सब सन के अंदर चला गया और कुछ मैटर बचा जो कि आसपास रह गया और उससे हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हो गए। ठीक है, क्लियर है सबको। थ्योरीज ऑफ अर्थ सबको क्लियर है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया इसको, एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में आपकी कौन कौन सी थ्योरीज है, डायनेमिक एनकाउंटर थ्योरी। डायनेमिक एनकाउंटर थ्योरी में क्या था आपका, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। डायनेमिक एनकाउंटर थ्योरी में क्या था आपका, कोलिजन होता है सन और कोमेट के बीच में, उससे क्या होता है, उससे सन का कुछ पार्ट बाहर निकल जाता है और प्लैनेट्स का शेप ले लेता है, आपके प्लैनेट फॉर्म हो जाते हैं।
इसके बाद आती है गैसियस टाइडल थ्योरी। गैसियस टाइडल थ्योरी में क्या होती है, आपका सन पहले से प्रेजेंट होता है, उसके पास से एक स्टार गुजर जाता है, स्टार गुजरता है तो सन से कुछ फिलामेंट वगैरह बाहर आता है गैसियस टाइप में, वो ठंडा होता है, ठंडा होकर आपके प्लैनेट फॉर्म हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। सेम ही है प्लैनेटिज्मियल थ्योरी। प्लैनेटिज्मियल थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने दिया है, इनका नाम बहुत फेमस है, ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने इसको दिया है और ये ओनली थ्योरी है जो कि कहती है कि अर्थ जब फॉर्म हुई है वो कोल्ड है। ठीक है, इस थ्योरी में क्या होता है, इस थ्योरी में भी सेम यही होता है, ऑलमोस्ट सन है और उसके उसके पास से एक स्टार गुजरता है। इसमें क्या होता है, इसमें फिलामेंट दोनों में से निकलता है, जो सन से निकलता है वो इनर प्लैनेट्स फॉर्म करता है, और जो आपका जो स्टार से निकलता है, दूसरे स्टार से, सेकंड स्टार से मैटर निकलता है, वो क्या फॉर्म करता है, वो आपके आउटर प्लैनेट को फॉर्म करता है। क्लियर है, वो क्या फॉर्म करेगा, आपके आउटर प्लैनेट को फॉर्म करेगा। फिर हम आते हैं डबल स्टार थ्योरी पे। डबल स्टार थ्योरी रसेल्स की थ्योरी है। ये बोलते हैं, ये बाइनरी सोलर सिस्टम की बात करते हैं। बाइनरी सोलर सिस्टम मतलब जैसे कि दो चीज़ें एक साथ रहना। ठीक है, सन मतलब सन किसी और के साथ बंधा हुआ है, ये चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सन और एक कंपेनियन स्टार होता है इसका, ये दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक तीसरा स्टार आ जाता है बीच में, तीसरा स्टार कंपेनियन स्टार को लेके भाग जाता है। तो क्या होता है, कंपेनियन स्टार का थोड़ा सा मैटर बाहर रह जाता है और वही फिर ठंडा होके आपके प्लैनेट फॉर्म कर देता है। क्लियर है सबको। ऐसे ही फिर सुपरनोवा थ्योरी भी है। सुपरनोवा थ्योरी में क्या होता है, आपका सन प्रेजेंट होता है और एक कंपेनियन स्टार होता है। कंपेनियन स्टार की लाइफ मतलब ख़त्म हो जाती है तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से क्या हुआ, आपका प्लैनेट्स फॉर्म हो गए, उसका जो मटेरियल है वो इधर उधर बिखर गया और आपके प्लैनेट फॉर्म हो गए। ठीक है, और जो हमारी मेन थ्योरी है क्लोज सिस्टम थ्योरी, नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी में क्या होता है, आपका सबसे पहले एक कोल्ड क्लाउड होता है। कोल्ड क्लाउड के अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसकी कुछ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी से क्या होता है, वो सब अंदर खींचने लगते हैं। सब अंदर खींचेंगे तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। एंगुलर मोमेंटम जनरेट होएगा तो रोटेशन जनरेट होएगी। रोटेशन जनरेट होएगी तो ये जो क्लाउड है इसकी शेप कैसी हो जाएगी, डिस्क लाइक हो जाएगी। नेब्यूला बोलते हैं उसको, नेब्यूला, डिस्क लाइक शेप ऑफ मास ऑफ गैस, उसको क्या बोलते हैं, नेब्यूला बोलते हैं। ठीक है, नेब्यूला फॉर्म हो जाएगा। नेब्यूला फॉर्म होएगा तो वो तो बीच में क्या है, उसके जो भी मटेरियल सारा इकट्ठा हुआ है उसमें क्या होगा, उसमें कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, कोलैप्स होने लगेगा। वो कोलैप्स होएगा तो क्या होएगा, आपका बीच में से एक स्टार निकलेगा और बाकी बचा हुआ मैटर इधर उधर घूमता रहता है इस स्टार के अराउंड, जो बाद में शेप ले लेता है आपके प्लैनेट्स की। क्लियर है सबको। तो चलिए अब हम अर्थ के ऊपर चलते हैं। अर्थ के हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछ ही लेते हैं, कभी ना कभी काफ़ी बार आ जाते हैं। सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं। शेप कैसी है, शेप अर्थ की शेप स्फीयर नहीं है गाइस। शेप कैसी है अर्थ की, स्फीयर है नहीं, अर्थ की शेप स्फीयर नहीं है। तो कैसी अर्थ की शेप है, अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो हमें शेप बताते हैं वो बोलते हैं इसको जियोइड। ये न्यू टर्म साइंटिस्ट ने ही दिया है, ठीक है, जियोइड। लेकिन अगर हम शेप की बात करें वो है ऑब्लिगेट स्फेरॉइड। ऑब्लिगेट स्फेरॉइड शेप होती है जिसको हम बोलते हैं जियोइड साइंटिफिक टर्म में। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका स्फेयर होता है, मान लो ये पूरा स्फेयर है, ये बिल्कुल गोल नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये ऊपर की तरफ से थोड़ा अंदर को धंसा हुआ होता है, फ्लैट होता है ऊपर से, और बीच में से थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है। ऐसी ही है अर्थ की शेप, जैसा कि आपको इसमें दिख रही होगी। ये जो, अगर मैं इस डायामीटर की बात करूं तो ये छोटा होगा इस वाले डायामीटर से। क्यों, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है। ठीक है, जो इक्वेटोरियल डायामीटर है वो ज़्यादा बड़ा है, बल्ज है बीच में, लेकिन जो हमारा पोल है, पोल पे से क्या है, फ्लैट है थोड़ा। अब हम डायामीटर की बात करते हैं अर्थ की। काफ़ी बार क्वेश्चंस आता है
और क्वेश्चन में बेसिकली लोग इसलिए भी परेशान हो जाते हैं कि कई बारी वो डायमीटर की जगह रेडियस भी पूछ लेता है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं रेडियस और डायमीटर में। ठीक है, अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो ये इक्वेटोरियल डायमीटर है। ये बेसिकली आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि जो हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर है वो बड़ा है एंड जो हमारा पोलर डायमीटर है वो छोटा है। लेकिन जब हम अर्थ के डायमीटर की बात करते हैं तो हम वो इसी के अराउंड लेते हैं, जो है 12,756 किलोमीटर। अर्थ का डायमीटर कितना है? 12,756 किलोमीटर। लेकिन कई बार रेडियस भी पूछता है। रेडियस है अर्थ का 6371 किलोमीटर, और इन जनरल टर्म में हम इसको 6400 किलोमीटर बोलते हैं। जनरली हम इसको 6400 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक देखें तो अर्थ का रेडियस होता है 6371 किलोमीटर। अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। गाइज, एक तो सबसे पहले मैं आपको बिलियन एंड मिलियन के बारे में बता दूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता बिलियन, मिलियन एंड 1 बिलियन इक्वल टू हाउ मच इन इंडियन लैख एंड करोड़ लैख। ठीक है, देखो जो बाहर का जो सिस्टम होता है वो काफ़ी सिमेट्रिकल चलता है। कैसे? वहाँ जो कोमा लगाते हैं वो हर 3 पॉइंट के बाद, 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक तो सेम होता है सबका, 1, 10, 100। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनका यहाँ से मिलियन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके बाद इनका स्टार्ट हो जाता है बिलियन। यहाँ पे स्टार्ट होता है मिलियन और यहाँ होता है 100। लेकिन जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं हम? स्टार्टिंग का 3 तो हम सेम ही रखते हैं, 1, 10, 100। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम? 2 पॉइंट के बाद करते हैं कोमा, 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन इसके बाद करोड़। ठीक है, तो इसीलिए अगर बात हो 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच लाख, इट्स 10 लाख। क्लियर है? तो चलिए, एज क्या है इन अर्थ की? वो है 4.5 बिलियन ईयर्स, और मास है 5.97 इंटू में 10⁻24 kg। गाइस, ये बस फैक्ट है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसको याद रखना। अर्थ का आपको पता है एक ही मून है, द मून, जिसका नाम क्या है? लूना। ठीक है, और अर्थ की एक ऑर्बिट है, ये सन है। सन के आसपास क्या है? अर्थ रिवॉल्व करती है। ठीक है, और ये ऑर्बिटल डिस्टेंस मैंने कितना बताया था अभी आपको लास्ट क्लास में? जिस साइंटिस्ट ने इसको कितना लिया? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। कितने किलोमीटर होता है ये होता है 15 करोड़। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। एंड गाइज, आप लोगों को पता ही होगा कि जो अर्थ है उसको एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है। अर्थ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगते हैं। ठीक है, 365 डेज। हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं देख रहे अभी। 365, अगर स्पेसिफिक की बात करूँ तो 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है। और अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो -88 से 58 डिग्री तक होता है। कहीं कहीं पे -88 भी पहुंचता है और कहीं कहीं पे 58 डिग्री सेल्सियस भी होता है। और अर्थ की जो डेंसिटी होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ध्यान दो यहाँ पे। अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अब अर्थ की डेंसिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? अर्थ की डेंसिटी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमम डेंसिटी है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, हमारे जो सोलर सिस्टम में जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उन सब में मैक्सिमम डेंसिटी अर्थ की है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टर्म अच्छे से याद कर लो, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात करें मिनिमम डेंसिटी किसकी है? मिनिमम डेंसिटी गाइस सैटर्न की है, और इसकी डेंसिटी कितनी है? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अभी कोई ध्यान नहीं देगा इस पे, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर ऐसे ही मैं इसके बारे में एक फैक्ट आपको बता दूं तो आपके अच्छे से याद रह जाएगा। क्यों? सैटर्न ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसको आप पानी के अंदर नहीं डुबा सकते। मान लो एक ऐसा बड़ा सा पूल हो गया और आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि एक ऐसा बड़ा सा पूल है आपके पास जिसमें आप सारे प्लैनेट्स को डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो नहीं डूबेगा? तो वो है सैटर्न, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी कम है। कितनी है? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर की डेंसिटी हम कितनी लेते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सबको? ये एक ओनली प्लेनेट है जिसकी वाटर की डेंसिटी से भी कम डेंसिटी है। चलिए अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ को हम पढ़ेंगे कैसे? कैसे हम पता लगाएंगे कि मतलब अर्थ पे हम अपनी लोकेशन को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं? कोई बता सकता है मेरे को कि कैसे इंडिकेट करेंगे? ठीक है, अर्थ को सबसे पहले इंडिकेट करने के लिए ग्रीक फिलोसोफर थे टॉलमी। उन्होंने एक ग्रिड सिस्टम निकाला। ग्रिड सिस्टम मतलब ये आपकी अर्थ है। अर्थ को इन्होंने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया? अर्थ को काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बना दिए इन्होंने ही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का फॉर्म किया। और ये सब इन्होंने अपनी ज्योग्राफी की बुक में लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने अर्थ की बात करी, ठीक है। अर्थ की बात करी है हमने, अर्थ की हमने बात करी। तो अर्थ में क्या होता है? लैटिट्यूड्स होते हैं। अब ये लैटिट्यूड्स और अर्थ की क्या होती है? एक एक्सिस होती है जिसके अराउंड वो घूमती है, ठीक है। एक एक्सिस होती है जिसके अराउंड वो घूमती है। और अर्थ को एक लाइन है जो कि बिल्कुल बीचों बीच से, एक इमेजिनरी लाइन है ये, जो कि अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड कर देती है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। देखो मान लो ये आपकी अर्थ है। वैसे तो पूरी स्फीयर बना रखी है, लेकिन अभी मान लो कि यही आपकी अर्थ है। तो ये एक लाइन है बिल्कुल बीचों बीच से ये जा रही है, ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो है, इसकी खास बात क्या है? ये कि ये आपके अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट है वो दोनों इक्वल पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और इसको एक नाम इंडिकेट कर दिया, इसको एक वैल्यू असाइन कर दी 0 डिग्री इस इक्वेटर को, ठीक है। और इसके ऊपर की और इसके नीचे की जो भी पार्ट है उन सब को भी ऐसे ही डिवाइड कर दिया। ये पूरे गाइस सर्कल फॉर्म हो रहे हैं आपके अर्थ पे, ये एक ऐसे सर्कल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे सर्कल फॉर्म हो रहे हैं आपके अर्थ पे, ये फुल 360 डिग्री के सर्कल फॉर्म हो रहे हैं। और लैटिट्यूड को आप और किस नाम से बोलते हैं? इन लैटिट्यूड्स को बोलते हैं पैरेलल्स। लैटिट्यूड्स को और किस नाम से बोलते हैं? पैरेलल्स। क्यों? क्योंकि ये सारे जो लैटिट्यूड्स आप देख रहे हो ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोई भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करता। और इनके बीच का जो एक फिक्स डिस्टेंस होता है, फिक्स डिस्टेंस है 111 किलोमीटर, ओके। 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर ये दूर होते हैं। 69 माइल्स का इन सब में डिस्टेंस होता है। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इक्वेटर जो अभी आपने देखा 0 डिग्री पे। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5। साउथ आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ, ओके। हम ऊपर वालों को नॉर्थ से डिनोट करते हैं एन से, एंड नीचे वालों को साउथ से डिनोट करते हैं, जो भी इक्वेटर के नीचे होते हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्या होता है 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ पे? ऐसा क्यों होता है?
ये सब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे जब हम मोशन ऑफ अर्थ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने 5 लैटिट्यूड्स देखे अर्थ के जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अब इस यहाँ से गाइस आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर किन किन कंट्रीज से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्रीज से पास करता है, ये सब उनको क्रोनोलॉजी वाइज लगाने को आ जाता है। ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम इक्वेटर के बारे में पढ़ते, अभी हम सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये लैटिट्यूड्स अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, एंड ये फ्रिज जोन, ये क्या है, ये हीट जोन्स है, हीट जोन्स है। ट्रॉपिकल जोन किसके बीच में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो बीच का एरिया होता है, ये होता है आपका टॉरिड जोन, जिसको आप ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हो, इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। क्लियर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होता है। और गाइस सबसे ज़्यादा हीट इसी जोन में होती है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आती है, इस एरिया में सन की डायरेक्ट रेज आती है, कभी ना कभी सन यहाँ पे बिल्कुल आपके सर पे होगा इस एरिया में, ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होता है, मैक्सिमम हीट होती है इस जोन में। इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल का जो एरिया होता है ये होता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का एरिया भी होता है टेम्परेट जोन, बस वो नॉर्थ एंड साउथ का फ़र्क आ जाता है, ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन एंड नीचे वाला होता है साउदर्न टेम्परेट जोन। क्लियर है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल जोन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। जैसे आपकी जो सनलाइट है वो जैसे जैसे टिल्ट होती रहेगी, मान लीजिए ये आपकी सरफेस है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन वहीं अगर ये थोड़ी टिल्ट होने लगेगी तो यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी वो लेस होगी, ठीक है। और जो सबसे एंड वाले एरिया है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का जो ये एरिया है फ्रिज जोन, यहाँ पे बहुत कम सन रेज पहुँचती है, इसलिए ये काफ़ी ठंडे होते हैं, यहाँ पे जनरली आइस आपको मिलती है, सॉरी, ठीक है। तो चलिए अभी हमने देख लिया लैटिट्यूड्स, अब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड की जो बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, एक सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। रेफरेंस लाइन हम मान लीजिए हमने ये बना लिया, जिसको हमने नाम दे दिया 0 डिग्री। देखो लैटिट्यूड में तो काफ़ी आसान था कि हमने अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच में से डिवाइड कर दिया, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ये अर्थ को हमने बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर दिया, हमने कह दिया कि ये इक्वेटर है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड पे आते हैं तो हम मतलब साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि कहाँ से उसको रेफरेंस दे, क्योंकि सब कुछ इक्वल है, सारे लॉन्गिट्यूड सारे इक्वल है, तो कहाँ से हम उसकी रेफरेंस लाइन बनाएं। तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जिसने ग्रीनविच में, तभी इसको GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच एक जगह है ब्रिटेन में जहाँ पे है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से हमने 0 डिग्री निकाली है अपनी, वहाँ से हमने अपनी 0 डिग्री एज अ रेफरेंस लाइन ली है, ठीक है। और इसी के अपोजिट जो लाइन आती है वो आती है 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से लॉन्गिट्यूड मिलके अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो है प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। हाँ, और ये जो 0 डिग्री है, अब इसको अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमारे पैरेलल्स थे, पैरेलल्स में हमने इक्वेटर को एक अलग से नाम दे दिया, इसलिए हमने 0 डिग्री को नाम दिया प्राइम मेरिडियन, ठीक है। बाकी सबको हम कहते हैं मेरिडियन, लेकिन 0 डिग्री को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस होते हैं, एंगुलर डिस्टेंस प्रोवाइड करता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये इनकी जो
अभी आपने जो लैटिट्यूड्स देखे हैं, लैटिट्यूड्स क्या है, एक फुल सर्कल फॉर्म कर रहे थे, लेकिन जो आपके लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इनका जो डिस्टेंस है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ जो डिस्टेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। जो आपका इक्वेटर पे है, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस आपको इक्वेटर पे देखने को मिलेगा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा और बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा इन दो मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस पोल्स पे। क्लियर है सबको? पोल्स पे क्या होगा, दो मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, सारे के सारे मेरिडियन पोल्स पे आके मिल जाते हैं, ठीक है। और इनका जो अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। सारे जो मेरिडियन है उनकी इक्वल लेंथ है। लेंथ मतलब जैसे कि अगर आप लैटिट्यूड में देख रहे थे तो जो आपका आर्कटिक सर्कल की, अगर मैं आर्कटिक सर्कल जैसे ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है, इस सर्कल का अगर मैं पेरीमीटर देखूं, लेंथ देखूं, तो वो क्या है, वो कम होगा, लेस होगा एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर का जो पेरीमीटर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड में क्या है, सबकी लेंथ इक्वल है, सारे नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, साउथ पोल पे जा रहे हैं, सब इक्वल है। क्लियर है? क्लियर है सबको ये? तो गाइज आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें इन कॉन्टैक्ट्स पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में सारी PDF दी जाएगी। तो गाइज़ आज का ये लेक्चर यहीं तक है। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।